हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी फ्रेंड वर्षा। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बीएड एंट्रेंस एग्जाम के कॉमर्स के 2015 के प्रीवियस पेपर के बारे में डिस्कशन करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन 76 से हैं। इससे पहले हमने जो 25 क्वेश्चंस थे उसको अपनी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर लिया है, तो आप जाकर उसको एक बार चेक कर लीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अशुद्ध ऋण खाते का संबंध है, यानी कि जो अशुद्ध ऋण होता है उसका संबंध किस खाते से होता है? व्यक्तिगत खाते से, वास्तविक खाते से, नाममात्र खाते से या फिर उच्चंत खाते से? तो फ्रेंड्स, अशुद्ध ऋण खाता बनाया जाता है तो ये एक नाममात्र का खाता होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी। नेक्स्ट है ख्याति खाता है, यानी कि जो गुडविल अकाउंट बनाया जाता है, वो गुडविल है वो क्या है, शो करती है हमें। ये एक अस्थाई संपत्ति है, नाशवान संपत्ति है, बनावटी संपत्ति है या फिर अमूर्त संपत्ति है? तो फ्रेंड्स, ख्याति हमारे लिए यानी कि जो गुडविल है वो हमारे लिए एक अमूर्त संपत्ति होती है। ना ही ये नाशवान है ना ही अस्थाई है, ये लॉन्ग टाइम तक रहती है, लेकिन ये एक तरह की अमूर्त संपत्ति है। तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट है, गिफिन पदार्थों के लिए कीमत मांग की लोच डैश होती है। तो ऑप्शंस हैं धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य या फिर इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, गिफिन पदार्थ जो होते हैं, आपने गिफिन गुड्स पढ़ा होगा जो कि हमारा एक्सेप्शन है डिमांड लॉ का। तो फ्रेंड्स, जो भी हमारा गुड्स होते हैं जो कि गिफिन लॉ के अंदर आते हैं, तो उसमें जो कीमत की जो लोच होती है, यानी कि हम इलास्टिसिटी बोल सकते हैं, प्राइस इलास्टिसिटी यहाँ पे बतानी है वो क्या होती है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो प्राइस इलास्टिसिटी होती है गिफिन गुड्स के अंदर वो होती है हमारी धनात्मक। तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे राइट आंसर है। और फ्रेंड्स, ये एक एक्सेप्शन भी है, डिमांड जो हमारा रूल है डिमांड का, वो यहाँ पर एक रूल भी आता है यहाँ पर। और ये इसका एक्सेप्शन है कि जो जैसे कि हमारा जो डिमांड का जो लॉ है वो हमें बताता है कि अगर हमारे प्राइस डाउन है तो हमारी डिमांड इंक्रीज होगी, और हमारे जो अगर प्राइस हाई है तो हमारी डिमांड क्या हो जाएगी, लो हो जाएगी। लेकिन ये वाला रूल हमारे गिफिन गुड्स पे अप्लाई नहीं होता है, इसलिए यहाँ पर जो इलास्टिसिटी होती है ये हमारी धनात्मक रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। वह कौन सा समय है जिसमें उत्पादन के सभी साधन परिवर्तित किए जा सकते हैं? यानी कि जो उत्पादन के जो साधन है उसको हम चेंज कर सकते हैं, अल्पकाल में, अति अल्पकाल, दीर्घकाल या फिर अति दीर्घकाल। तो फ्रेंड्स, अगर हमें अपने प्रोडक्शन में किसी भी तरह के चेंजेस करने हैं, उत्पादन में चेंजेस करना है, तो वो चेंजेस सिर्फ और सिर्फ हम अति दीर्घकाल में कर सकते हैं, क्योंकि अल्पकाल में हम नहीं चेंज कर सकते, अति अल्पकाल में तो हम बिल्कुल भी चेंज नहीं कर सकते। कुछ चीजें ऐसी होती हैं, वेरिएबल्स, जिनको हम चेंज कर सकते हैं, लेकिन अगर हमें अपने साधन को चेंजेस करने हैं, किसी भी तरह के परिवर्तन लाना है उनमें, तो अति दीर्घकाल के अंदर ये टाइम इनफ होता है उसमें चेंजेस करने के लिए। तो हम यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, अति दीर्घकाल। नेक्स्ट है, किस अर्थव्यवस्था में कीमत तंत्र के आधार पर निर्णय लिए जाते हैं? यानी कि अगर कीमत में आप हमें किसी भी तरह के देखना है कि यहाँ पर हमारे कीमत तंत्र के आधार पर अगर हम निर्णय लें कि हमारे जो प्राइस हैं वो डाउन हो रहे हैं या इंक्रीज हो रहे हैं, तो हम वो किस अर्थव्यवस्था के अंदर ले सकते हैं कीमत के आधार पर? समाजवादी, पूंजीवादी, मिश्रित अर्थव्यवस्था या फिर गांधीवादी अर्थव्यवस्था? तो फ्रेंड्स, अगर हम कीमत के आधार पर यहाँ पर डिसीजन लें तो वो होगी हमारी पूंजीवादी, क्योंकि समाजवादी में हम समाज के आधार पर लेते हैं, मिश्रित में हम समाज और पूंजी दोनों के आधार पर लेते हैं, और गांधीवादी में हम जो गांधी के रूल्स हैं हम उनके अकॉर्डिंग लेते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, पूंजीवादी। नेक्स्ट है तलपट है, यानी कि तलपट क्या है? ये एक खाता है, एक विवरण है, एक सूचना है या फिर एक सारांश है? तो फ्रेंड्स, ये जो तलपट होता है हमारा, ये एक स्टेटमेंट की तरह होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट है। ये एक विवरण होता है जो कि हमें बताता है सारे जो कितने हमारे एक्सपेंसेस हैं या फिर कितनी हमारी जो भी हमने ट्रांजेक्शन्स किए हैं उनके बारे में ये हमें यहाँ पे शो करता है। ये किसी भी तरह का कोई भी खाता नहीं है। नेक्स्ट आते हैं, ह्रास आयोजन सरल रेखा पद्धति के अंतर्गत ह्रास की राशि, यानी कि जो सरल रेखा पद्धति होती है, सिंपल जो सिस्टम होता है हमारा डेप्रिसिएशन निकालने का, उसके अंदर जो डेप्रिसिएशन की जो राशि होती है, अमाउंट होता है, वो किस प्रकार होता है? प्रतिवर्ष समान रहता है,
प्रतिवर्ष घटती है, प्रतिवर्ष बढ़ती है या फिर कोई निश्चित नहीं है। तो फ्रेंड्स अगर हम सरल रेखा पद्धति की बात करें तो इसके अंदर जो हमारी जो डेप्रिसिएशन की अमाउंट है वो प्रतिवर्ष समान रहती है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट है, एक व्यावसायिक उपक्रम का प्रवर्तक नहीं हो सकता, यानी कि एक व्यावसायिक उपक्रम का जो प्रवर्तक होता है वो नहीं हो सकता। किसका नहीं हो सकता? एक स्कंद विपणी का, एक कंपनी, एक फर्म या फिर एक व्यापार। तो फ्रेंड्स अगर किसी भी पर्सन में अगर हम प्रवर्तक देखें तो एक स्कंद विपणी का कोई प्रवर्तक नहीं हो सकता। एक कंपनी का प्रवर्तक होता है, फर्म का होता है, व्यापार का होता है, लेकिन स्कंद विपणी का कोई भी प्रवर्तक नहीं हो सकता। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विनिमय का सर्वोत्तम साधन है? अगर हम विनिमय की बात करें एक्सचेंज की तो वहां पे सर्वोत्तम साधन कौन सा है? वस्तु, चेक, विनिमय प्रपत्र या फिर मुद्रा। तो फ्रेंड्स अगर हम आज के टाइम की बात करें तो आज के टाइम में जो विनिमय का सबसे अच्छा साधन है वो है मुद्रा, क्योंकि मुद्रा के माध्यम से हम किसी भी तरह के ट्रांजेक्शन्स को कर सकते हैं इजीली। क्योंकि कुछ ट्रांजेक्शन्स ऐसे होते हैं जहां पर आप चेक नहीं दे सकते, कुछ छोटे ट्रांजेक्शन्स हैं वहां आप चेक नहीं दे सकते, वस्तु से भी आप एक्सचेंज नहीं कर सकते आज के टाइम में। और विनिमय प्रपत्र जरूरी नहीं है कि हर ट्रांजेक्शन्स में यूज हो जाए, जबकि मनी हमारा एक ऐसा साधन है जिसके थ्रू आप हर ट्रांजेक्शन्स में इसको यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे, यह परिभाषा किसने दी है? बहुत ही फेमस डेफिनेशन है फ्रेंड ये, फिशर, मार्शल, हार्टले ब्रदर्स या फिर सेलिंगमैन। तो फ्रेंड्स मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे, ये डेफिनेशन दी है सेलिंगमैन ने। तो ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, किसी देश का जीवन स्तर उसी की डैश का प्रतिनिधित्व करता है, यानी कि अगर किसी भी देश का हमें देखना है, उसके बारे में जानना है तो उसके जीवन स्तर हमें प्रतिनिधित्व करता है। तो ऐसा कौन सा वो यहाँ पर हम बोलेंगे कि ऐसा कौन सा यहाँ पे हम टर्म यूज करेंगे जिसके थ्रू हम उस देश की जीवन स्तर को पता लगा सकते हैं। उस देश की प्रति व्यक्ति आय देखकर, गरीबी अनुपात देखकर, बेरोजगारी देखकर या फिर राष्ट्रीय आय देखकर। तो फ्रेंड्स अगर किसी भी देश का प्रतिनिधित्व करना है, जीवन स्तर देखना है, तो वहां पर प्रति व्यक्ति आय से पता चल जाएगा कि यहाँ पे पर कैपिटा इनकम इतनी है तो यहाँ के इस देश की जो स्थिति है वो इतनी होगी। तो एक पर कैपिटा इनकम के थ्रू हम यहाँ पे पता लगा सकते हैं। राष्ट्रीय आय से फ्रेंड्स इसलिए पता नहीं लगा सकते क्योंकि राष्ट्रीय आय में हम हर तरह के पर्सन्स होंगे, क्योंकि वहां पर क्या है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो पाएगा। प्रति व्यक्ति आय से हमें पता चल जाएगा कि उस देश की जो स्थिति है वो किस तरह की है। तो हम यहाँ पे पर कैपिटा इनकम, जिसको हम प्रति व्यक्ति आय भी बोलते हैं, वहां से हम उस देश के जीवन स्तर की पता लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, भारत में राष्ट्रीय आय का प्रथम अनुमान डैश द्वारा लगाया गया था, यानी कि जो राष्ट्रीय आय का जो प्रथम अनुमान है वो किसने लगाया था? VKR वीराव ने, दादा भाई नौरोजी ने, JK मेहता ने या फिर गोरखनाथ सिंह ने। तो फ्रेंड्स अगर हम बात करें यहाँ पे कि जो राष्ट्रीय आय है उसका प्रथम अनुमान लगाया था तो वो थे दादा भाई नौरोजी। तो यहाँ पे ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, किसी विद्यमान संपत्ति के विस्तार पर किया गया व्यय डैश होता है, यानी कि कोई संपत्ति के विस्तार पर, यानी कि किसी संपत्ति में आप उसको बढ़ा रहे हो संपत्ति को, तो वहां पे आप वो जो व्यय करोगे वो कौन सा होगा? आयगत हानि, पूंजीगत लाभ, आयगत व्यय या फिर पूंजीगत व्यय। तो फ्रेंड्स अगर हम किसी भी संपत्ति को बढ़ाते हैं, उसमें विस्तार करते हैं, तो ये हमारा पूंजीगत व्यय कहलाता है, क्योंकि ये संपत्ति का जब हम बढ़ाएंगे तो ये क्या करेगा, हमें लॉन्ग टाइम तक ये हमें बेनिफिट करेगा, लॉन्ग टाइम तक हम इसका बेनिफिट उठा सकते हैं। तो ये हमारे पूंजीगत लाभ पूंजीगत व्यय कहलाते हैं। नेक्स्ट है, साझेदारी फॉर्म का पंजीयन कराना डैश है, यानी कि जो साझेदारी फॉर्म, जो पार्टनरशिप फॉर्म होती है उसका पंजीयन कराना किस तरह का है, यानी कि डैश में हमें फिल करना है ऑप्शन के अकॉर्डिंग। ऑप्शंस है आवश्यक, गैरकानूनी, ऐच्छिक, अनिवार्य। तो फ्रेंड्स एक साझेदारी फॉर्म का पंजीयन कराना ऐच्छिक होता है, ये डिपेंड करता है पार्टनर्स पे कि वो अपनी फॉर्म का पंजीयन कराएं ना या ना कराएं। अगर फ्रेंड्स वो पंजीयन कराते हैं, उन्हें कुछ बेनिफिट्स मिलते हैं, तो अगर वो नहीं कराएंगे तो उन्हें वो बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे, लेकिन इसके अलावा उन्हें किसी भी तरह का कोई और लॉस नहीं होता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंशधारियों के दायित्व जाने जाते हैं। जो अंशधारी के दायित्व होते हैं वो किस तरह से जाने जा सकते हैं? अंकेक्षण प्रतिवेदन से, फॉर्म विवरणिका से,
संस्था अंतर्नियम से या फिर संस्था विज्ञप्ति से। तो फ्रेंड्स अंशधारियों के जो दायित्व होते हैं वो हम ज्ञात कर सकते हैं जो संस्था की विज्ञप्ति होती है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स पुस्तक के लेखक कौन है, यानी कि जो फ्रेंड्स पुस्तक है प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स नाम से, उसको किसने लिखा है? मार्शल, जेबी से, एडम स्मिथ या फिर पीगू। तो फ्रेंड्स प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स पुस्तक लिखी गई है मार्शल के द्वारा। तो ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है द्विपक्षीय अवधारणा पर आधारित लेन देनों के लिखने की प्रणाली को कहा जाता है, यानी कि हम दो पक्षों की जो अवधारणा होती है लेन देन के लिए जो लिखते हैं हम अपनी पुस्तक में, उसको हम क्या बोलते हैं? दोहरा खाता प्रणाली, एकहरी खाता प्रणाली, दोहरा लेखा प्रणाली या फिर एकहरा लेखा प्रणाली। तो फ्रेंड्स जब हम दो पक्ष की अवधारणा के आधार पर लिखते हैं तो उसको हम बोलते हैं दोहरा लेखा प्रणाली, यानी कि डबल एंट्री सिस्टम, जिसमें दो साइड होती हैं एवरी ट्रांजेक्शन्स की। एक होता है डेबिट, दूसरा होता है हमारा क्रेडिट। ऐसा कोई भी ट्रांजेक्शन्स नहीं होगा जिसका एक साइड होगी। एवरी ट्रांजेक्शन्स हैड इट्स डेबिट एंड क्रेडिट साइड। नेक्स्ट है मौद्रिक नीति डैश की नीति को इंगित करती है, यानी कि जो मौद्रिक नीति होती है वो हमारी किस नीति को बताती है? सरकार की नीति को, वाणिज्यिक नीति को, केंद्रीय बैंक की नीति या फिर विदेशी बैंक की नीति। तो फ्रेंड्स मौद्रिक नीति इंगित करती है केंद्रीय बैंक को, और ये केंद्रीय बैंक ही बनाती है, और जो कि हमारी है आरबीआई। ये बताती है कि हमारे देश की जो मौद्रिक नीति है वो किस तरह की है। केंद्रीय बैंक इसको मेंटेन करके रखती है। नेक्स्ट है संसद में बजट डैश को प्रस्तुत किया जाता है, यानी कि संसद में बजट जो है वो कब बताया जाता है, यानी कि उसको संसद में पेश कब किया जाता है? फरवरी के अंतिम दिन, 15 मार्च को, मार्च के अंतिम दिन या फिर 1 अप्रैल को। तो फ्रेंड्स संसद के अंदर जो बजट पेश किया जाता है वो किया जाता है फरवरी के अंतिम दिनों में, जो कि हमारा 26 और 28 ये डेट होती है मेनली। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो ऑप्शन ए है हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है किस व्यवसायिक संगठन को स्वतंत्र वैधानिक अस्तित्व प्राप्त है, यानी कि ऐसा कौन सा यहाँ पर वैधानिक व्यवसायिक संगठन है जिसको स्वतंत्र वैधानिक प्राप्त होता है? संयुक्त साहस, एकांकी व्यापार, फॉर्म या फिर संयुक्त पूंजी कंपनी। तो फ्रेंड्स अगर हम यहाँ पे व्यवसायिक संगठन की बात करें तो उसमें जो स्वतंत्र वैधानिक अस्तित्व होता है वो हमारा संयुक्त पूंजी कंपनी को प्राप्त होता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित समीकरणों में से कौन सा समीकरण सही नहीं है? तो हमें बताना है इसमें से कौन सा सही नहीं है। पूंजी इक्वल टू संपत्तियां माइनस दायित्व, जो कि गलत है हमारा। फिर है संपत्तियां इक्वल टू पूंजी माइनस दायित्व, फ्रेंड्स ये भी गलत है। संपत्तियां इक्वल टू वो दायित्व इक्वल टू संपत्तियां माइनस पूंजी, ये भी गलत है। फिर है संपत्तियां इक्वल टू दायित्व प्लस पूंजी, फ्रेंड्स ये सही है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा राइट है। इक्वेशन संपत्तियों को अगर हम रखें एक साइड और दायित्व प्लस पूंजी को एक साइड रखें तो हमारा यहाँ पे टोटल जो है वो बैलेंस यहाँ पे इक्वल रहता है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट है भारत का केंद्रीय बैंक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, जो कि है हमारा भारतीय रिजर्व बैंक, जिसको आरबीआई भी बोलते हैं। नेक्स्ट है हरित क्रांति का अधिकांश प्रभाव डैश उत्पादन के संदर्भ में पड़ा, यानी कि हरित क्रांति का प्रभाव सबसे ज्यादा किस पर पड़ा? चावल, दलहन, तिलहन या फिर गेहूं। तो फ्रेंड्स हरित क्रांति का जो प्रभाव था वो सबसे ज्यादा पड़ा था गेहूं पर। तो ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है भारत की बेकारी की समस्या का समाधान डैश में निहित है, यानी कि भारत की बेकारी की समस्या है वो किस में निहित होती है? सरकारी उद्योग, कुटीर उद्योग, लघु उद्योग या फिर बड़े उद्योग। तो फ्रेंड्स बेकारी की जो समस्या है वो सबसे ज्यादा निहित होती है कुटीर उद्योग, जो हमारे छोटे छोटे उद्योग होते हैं उन उद्योगों पे निहित होती है। नेक्स्ट है एकांकी व्यापार की सबसे बड़ी कठिनाई क्या है? तो फ्रेंड्स एकांकी व्यापार के लिए सबसे ज्यादा मुश्किल चीज है, ऑप्शंस हैं छोटा आकार, सीमित पूंजी, सीमित दायित्व या फिर असीमित दायित्व। तो फ्रेंड्स एकांकी व्यवसाय के लिए सबसे बड़ी कठिनाई है वो है असीमित दायित्व, क्योंकि फ्रेंड्स अगर कंपनी को किसी भी तरह का लॉस होता है तो यहाँ पे जो ओनर होता है उसकी पर्सनल असेट्स भी यहाँ पे यूज की जा सकती है और की जाती है, क्योंकि फर्म के जितने भी प्रॉफिट्स होते हैं उसको देने के बाद भी अगर कंपनी की लायबिलिटी बचती है तो वहां पर
फर्म को सेल करना पड़ता है, और तब भी अगर वो पूरी नहीं हो पाती हैं तो फिर ओनर को अपनी पर्सनल असेट्स भी यूज़ करनी पड़ती है। तो यहाँ पर उसका दायित्व असीमित होता है, जो कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करता है, सबसे बड़ी लिमिटेशन है इसके लिए। तो फ्रेंड्स, ये था प्रीवियस पेपर 2015 का, जो कि पूछे गए थे आपके क्वेश्चंस आपके प्रीवियस पेपर में। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। हम कोशिश करेंगे जल्द से जल्द उसको पूरा करने की। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलते हैं और विच वीडियोस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।